अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूएस की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स कौन सी हैं। अभी टॉप पोजीशन पे तो कॉमन वेबसाइट्स थी जैसे कि गूगल, यूट्यूब, रेडिट, Amazon, फेसबुक, डक डक गो। मगर एक सेकेंड, डक डक गो यूएस की 6th सबसे बड़ी वेबसाइट है और उसको हर महीने 230 करोड़ विजिट्स आते हैं। ये कैसे हो गया? इसका मतलब डक डक गो माइक्रोसॉफ्ट के बिंग से 2 गुना पॉपुलर है, वो ही बिंग जिसका पार्टनर चैट जीपीटी है। इसका मतलब ये भी है कि डक डक गो लगभग सारी ही सर्विसेज से ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, उबर, एयरबीएनबी और स्पॉटिफाई भी। अगर आप मेरे जैसे हो तो फिर ये आपको काफी शॉकिंग लगेगा। मेरा मतलब मैंने सुना तो है कि डक डक गो गूगल सर्च का एक प्राइवेट अल्टरनेटिव है, लेकिन मैंने किसी को एक्चुअली में उसे यूज करते हुए नहीं देखा है। और हाँ, ऑनेस्टली बोलूं तो कोई भी अल्टरनेटिव मार्केट में टिक नहीं पाता है, क्योंकि बिग टेक कंपनीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सिग्नल और बी रियल जैसी चीजें बस थोड़े समय के लिए ही पॉपुलर होती है और उसके बाद उसे सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन डक डक गो के साथ चीजें थोड़ी अलग लग रही है। इनफैक्ट 2020 के डेटा के हिसाब से डक डक गो के पास 8 करोड़ यूजर्स थे और मुझे लगता है अभी तक तो ये नंबर 10 करोड़ को छू गया होगा। अब ऑब्वियसली ये नंबर गूगल के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि डक डक गो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया है, बल्कि उसके अलावा वो टाइम के साथ साथ मार्केट में टिके भी रहा है। डक डक गो लॉन्च हुआ था 29 फरवरी 2008 को। इसका मतलब उन्हें 16 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो कि लगभग बिंग के जितना ही समय है। मगर बिंग की तरह डक डक गो के पास माइक्रोसॉफ्ट की पावर नहीं थी। डक डक गो की शुरुआत 0 से हुई थी और वो चुपचाप ना कि सिर्फ यूएस के बल्कि पूरे दुनिया के मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स के लिस्ट में आ गया। उनकी वेबसाइट दुनिया की 10th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। तो फिर आखिर डक डक गो ने सर्च इंजन वाले इतने मुश्किल मार्केट में भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को भी कैसे पिछाड़ दिया? पीछे मुड़ के देखे तो डक डक गो की कहानी हमें वैली फोर्ज पेंसिल्वेनिया लेकर जाती है, गैब्रियल वाइनबर्ग के पास। गैब्रियल एक काफी लो प्रोफाइल इंसान है, जो कि इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो एक प्राइवेसी बिजनेस चलाते हैं। इंटरनेट पर गैब्रियल के बचपन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि वो 1 जनवरी 1979 को पैदा हुए थे और वो कौन से लोकल स्कूल्स में गए थे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि गैब्रियल काफी स्मार्ट थे, क्योंकि उन्होंने MIT को अटेंड किया है, वो भी 2 बार। एक बार अपनी बैचलर्स के लिए जहां पर उन्होंने फिजिक्स में मेजर किया, और दूसरी बार अपने मास्टर्स के लिए जहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी पॉलिसी में मेजर किया। लेकिन कॉलेज के बाद डायरेक्टली गैब्रियल ने डक डक गो को नहीं बनाया। इनफैक्ट डक डक गो के पहले गैब्रियल ने काफी सारे वेंचर्स को चलाया था। इसमें से पहला था एक एजुकेशनल प्रोडक्ट जिसका नाम था लर्न एक्शन। लर्न एक्शन का गोल था प्राइमरी स्कूल्स में पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना, और भले ही ये एक बहुत अच्छा कॉज था, लेकिन इसका कुछ हो नहीं पाया। उन्होंने उस पर 2.5 साल काम करने के बाद एक नॉन प्रॉफिट कंपनी को बेचने की कोशिश की, लेकिन जब वो डील नहीं हो पाई तो फिर वो उस नॉन प्रॉफिट में काम करने लगे थोड़े पैसे बचाने के लिए। उन पैसों की मदद से 2003 में उन्होंने नेम्स डेटाबेस नाम का एक और स्टार्टअप खोला। ये नाम इतना ओरिजिनल नहीं था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी नया था। ये बेसिकली एक सोशल मीडिया साइट थी जिसकी मदद से आप उन लोगों को ढूंढ सकते हो जिनके साथ आप हाई स्कूल या फिर कॉलेज गए थे। इस वेबसाइट पर सर्च करने के 2 तरीके थे, या तो आप एक मेंबरशिप फी दो और या तो आप अपने किसी एक दोस्त को इस वेबसाइट पर रेफर करो, जो कि एक काफी बढ़िया ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी। कुछ ही सालों में नेम्स डेटाबेस 2 करोड़ फ्री यूजर्स को छू गया और 50,000 पेइंग यूजर्स को छू गया। लेकिन नेम्स डेटाबेस के सक्सेस के बावजूद गैब्रियल इस प्रोडक्ट में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर जब एक अच्छा ऑफर आया तब उन्होंने इस वेबसाइट को बेच दिया। उन्होंने इसे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर classmates.com को बेचा $10 मिलियन में। ये कहानी है मार्च 2006 की। अब ज्यादातर लोग तो इधर क्विट कर लेते, क्योंकि 30 की उम्र तक $10 मिलियन होने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं, बस पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करो तो फिर आप मरने तक एक बिलियनर बन सकते हो। लेकिन गैब्रियल ने नेम्स डेटाबेस को चीजें आसान बनाने के लिए नहीं बेचा था। उन्होंने इसे इस वजह से बेचा जैसे कि वो अपने सारे एफर्ट को उस चीज में लगा पाए जिसमें वो एक्चुअली में बिलीव करते हैं और जिस चीज पर वो काफी दशकों तक काम कर पाए। बस प्रॉब्लम ये है कि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो चीज क्या थी, तो इसीलिए वो बस कुछ इंटरेस्टिंग साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। इनमें से एक साइड प्रोजेक्ट था एक गूगल सर्च रिजल्ट्स का
ऑप्टिमाइजर, वो टूल सारे स्पैम वेबसाइट्स को फिल्टर कर लेता था और बस उसी साइट से आंसर दिखाता था जो कि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे। गैब्रियल ने इस आइडिया पर 1 साल तक काम किया और इवेंचुअली अपना खुद का ही सर्च इंजन बना दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा duckduckgo.com। अगर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है, वेल सॉरी, लेकिन इसका कोई असली मतलब है ही नहीं। ये नाम गैब्रियल के दिमाग में तब आया जब वो एक बच्चों के गेम के बारे में सोच रहे थे जिसका नाम है डक डक गूस, और उसे ही फिर वो यूज करने लगे। अभी क्लियरली गैब्रियल नेमिंग और ब्रांडिंग में इतने इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उन्होंने डक डक गो की लॉन्च की डेट जरूर एक स्पेशल चुनी थी, जो कि थी 29 फरवरी 2008। अब सवाल ये था कि गैब्रियल आखिर गूगल का सामना कैसे करें। लॉन्च के कुछ ही समय के बाद डक डक गो को प्रेस कवरेज जरूर मिला। फॉर एग्जाम्पल, वो दिसंबर 2008 में टेक क्रंच के एलिवेटर पिच फ्राइडे में फीचर हुए थे और वो बॉस मैशेबल चैलेंज के फाइनलिस्ट भी बने थे। अब भले ही ये प्रेस कवरेज काफी फायदेमंद था, लेकिन डक डक गो की मेन ग्रोथ हमेशा ही वर्ड ऑफ माउथ से होती रही है। लोग अपने दोस्तों को इस गूगल के प्राइवेट अल्टरनेटिव के बारे में बताते हैं, वो उसे ट्राई करते हैं, उन्हें पसंद आता है और फिर इस बारे में वो आगे जाकर और भी लोगों को बताते हैं। ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि डक डक गो में ऐसी क्या चीज है जो उसे इतना स्पेशल बनाती है। वेल ऑब्वियसली वो लोग प्राइवेसी ऑफर करते हैं, लेकिन चीजें और भी डीप जाती है। ये गूगल के इनकॉग्निटो मोड से एकदम ही अलग चीज है। इनकॉग्निटो बस आपके सर्च हिस्ट्री को लोकली डिलीट करता है आपके ब्राउजर के बंद हो जाने के बाद, लेकिन इनकॉग्निटो गूगल या फिर किसी भी और वेबसाइट को आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करने से बिल्कुल भी नहीं रोकता है। इनफैक्ट गूगल तो इन वेबसाइट्स को आपको और भी अच्छे से ट्रैक करने में मदद करता है। इन कंपनीज के बीच में सबसे पॉपुलर चॉइस गूगल ही है आपकी वेबसाइट एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट कितना है, एक एवरेज सेशन कितना लंबा है, दिन के कौन से समय पर लोग विजिट कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट कितना है, एंड और भी बहुत कुछ। इनफैक्ट दुनिया में टॉप 10 लाख वेबसाइट्स में से 75% वेबसाइट्स गूगल के ट्रैकर्स यूज करते हैं अपने बिजनेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और 25% टॉप वेबसाइट्स में फेसबुक के ट्रैकर्स होते हैं। एक वेबसाइट ओनर के लिए ये एनालिटिक्स टूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक यूजर के लिए ये काफी बेकार है। अच्छी खबर ये है कि डक डक गो जितने ट्रैकर्स हो सकता है उतने ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो डक डक गो पर सर्च करने पर ना कि आपको सिर्फ ज्यादा प्राइवेसी मिलती है, मगर इसके अलावा वो आपको पूरे इंटरनेट पर इन जनरल ज्यादा इनविजिबल बनाता है। और हाँ, इसकी वजह से वेबसाइट्स बहुत बार काफी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ट्रैकर्स के ना होने की वजह से परफॉर्मेंस नहीं गिरता है। प्राइवेसी और परफॉर्मेंस को साइड रखें तो फिर वो बेनिफिट जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है सर्च क्वालिटी। अब ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, आखिर एक छोटे से स्टार्टअप की सर्च क्वालिटी गूगल जैसे जायंट से कैसे बेटर हो सकती है। पहला रीजन तो ये है कि डक डक गो को गूगल की तरह एड्स पुश करने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब आप कम एड्स को देखने वाले हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि डक डक गो आपकी सोच और आपके बिलीफ के हिसाब से सर्च रिजल्ट्स को नहीं दिखाता है। देखो, गूगल का मेन गोल आपको सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स देना नहीं है। गूगल को फायदा तब होगा जब वो आपको ऐसे सर्च रिजल्ट्स दिखाएंगे जो कि आपकी सोच से मेल खाते हो। ऐसा करने से आप जो भी देखोगे वो आपको पसंद आएगा और आप लंबे समय तक गूगल का यूज करोगे। बड़े लेवल पर बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है तो फिर आपको उसके फेवर में न्यूज दिखाई जाएगी, लेकिन इधर ही किसी को कोई और पॉलिटिकल पार्टी पसंद है तो फिर उन्हें गूगल उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में न्यूज दिखाएगा। लेकिन ये चीज छोटे स्केल पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि लूसिड की गाड़ियां टेस्ला की गाड़ियों से काफी बेटर है तो फिर आपको वो रिव्यूज दिखाए जाएंगे जिनमें लूसिड की तारीफ की गई हो, भले ही वो बहुत कम रिव्यूज हो। लेकिन इधर ही दूसरी तरफ डक डक गो को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब अगर वो चाहें तो भी वो रिजल्ट्स को आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं दिखा सकते हैं। तो डक डक गो बेसिकली एक ज्यादा प्राइवेट इंटरनेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, कम एड्स के साथ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ और बिना किसी बायस के साथ। अब ऑब्वियसली काफी सारे लोग जिन्हें ये बातें पता है उन्होंने डक डक गो पर स्विच कर दिया है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद गूगल को पिछाड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिससे हम आते हैं डक डक गो की बढ़ती हुई मुश्किलों पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हो उनमें से 91.7% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो इसीलिए बस 2 सेकंड देकर आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना सके। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। डक डक गो के सबसे पहले स्ट्रगल्स में से एक था फंडिंग मिलना। ऑब्वियसली एक पॉपुलर सर्च प्लेटफॉर्म को खुद से फंड करना काफी मुश्किल है, स्पेशली अगर आप डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हो और बहुत कम एड्स दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 15
लाख सर्चेस पर डे होने के बावजूद डकडकगो साल के सिर्फ $1,15,000 कमा रहा था, जो कि उनके 3 एम्प्लॉइज को देने के लिए भी इनफ नहीं थे। लकीली लेट 2011 में यूनियन स्क्वायर वेंचर्स ने अग्री कर लिया कि वो डकडकगो को 3 से $5 मिलियन की फंडिंग देंगे। इन पैसों की मदद से स्केल करने में उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिली, लेकिन जैसे ही उनकी फंडिंग की टेंशन खत्म हुई वैसे ही एक और बड़ा टेंशन आ गया, और वो था गूगल। देखो, कोइंसिडेंटली ये हो गया कि गूगल ऑलरेडी duck.com डोमेन को ओन करता था। गूगल तो डकडकगो को परेशान करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, बस उन्होंने काफी सालों पहले बहुत सारे सिंपल वर्ड्स के डोमेन खरीद कर रखे थे, जैसे कि वो उन्हें फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर पाए, और उन्हीं डोमेन्स में से एक था duck.com। लेकिन जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत ही डकडकगो को परेशान करने के लिए इसका यूज करना शुरू किया। ऑनेस्टली बाहर से देखने में ये ट्रोलिंग काफी फनी लगती है, लेकिन डकडकगो के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखो, वो लोग duck.com नहीं ले पाए, लेकिन वो तो अलग इशू है। उसके ऊपर से duck.com लिटरली गूगल पर रीडायरेक्ट कर रहा था। जो भी जाकर duck.com सर्च कर रहा था वो गूगल पर जा रहा था। लेकिन लकीली कुछ सालों के बाद गूगल का मन बदल गया। अभी पता नहीं ये उन्होंने गुडविल की वजह से किया या फिर इस वजह से किया जैसे कि उन पर कोई केस नहीं कर पाए, मगर 2018 में उन्होंने डकडकगो को ये डोमेन दे दिया जैसे कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। लेकिन अभी भी डकडकगो पूरी तरह से बिग टेक कंपनीज के जाल से बाहर नहीं आया है। आयरॉनिकली अभी उनका सबसे बड़ा चैलेंज गूगल नहीं है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट है। देखो, डकडकगो एक्चुअली में अपने सर्चेस को रन नहीं करता है, वो बस एक मिडिल मैन की तरह है। जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो तो फिर वो आपके आइडेंटिटी को छुपा कर उसी सर्च को बिंग के थ्रू करता है। वहां से जो भी रिजल्ट्स बिंग से आते हैं वो उन्हें फिल्टर करते हैं और एड्स और ट्रैकर्स को भी हटा देते हैं, और जो बचे हुए रिजल्ट्स होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। अब ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट इस सॉल्यूशन से खुश नहीं है और डकडकगो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में लगातार नोकझोंक चलती रहती है यूजर्स के अनमास्किंग और रीमास्किंग के बारे में। ये सारे चैलेंजेस के बावजूद डकडकगो की पॉपुलैरिटी बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं कि वो बहुत सारे पैसे कमाएं, क्योंकि उनके बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। भले ही वो प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वो सिर्फ साल का $100 मिलियन कमाते हैं रेवेन्यू में, इस चीज के बावजूद कि वो सर्च इंजन मार्केट का 2.5% कंट्रोल करते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो अगर वो यूएस सर्च मार्केट का 100% भी ओन करते तो भी वो सिर्फ $4 बिलियन का रेवेन्यू कमा पाते, और अगर हम बाकी की दुनिया को भी इंक्लूड करें तो फिर वो $10 बिलियन तक पुश हो सकता है। लेकिन वो गूगल के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। गूगल का 58% रेवेन्यू अभी भी सर्च एड से ही आता है, जो कि होता है साल का $162 बिलियन। तो अभी नियर फ्यूचर में तो डकडकगो उस लेवल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता है, लेकिन शुरुआत से ही उनका ये गोल ही नहीं था। उनका गोल था एक छोटा सा गूगल का प्राइवेट अल्टरनेटिव बनना, और उन्होंने एग्जैक्टली ये ही बहुत सक्सेसफुली अचीव किया है। कमेंट करके बताओ कि आपने कभी डकडकगो यूज किया है या फिर नहीं। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 200 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक का बटन दबाकर लॉजिकल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।